ये हम जानते हैं मिथ्स ऑफ लेबर लॉज या यूनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लेबर लॉज, जो कि हमारे आज के इस संवाद का विषय भी है। प्रमोद जी, आपका इस शो टॉक एंड टी विद HND में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद हार्दिक जी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टॉक शो में भाग लेके। खास करके लेबर लॉज के बारे में लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और मेरी कोशिश होगी कि आज आपके इस शो के माध्यम से मैं उनमें से कुछ भ्रांतियों को मैं दूर कर सकूं। अभी हम जब बात कर रहे हैं आपसे तो पूरे देश में इस वक्त दिवाली का माहौल है। इट्स अ फेस्टिवल टाइम, और दिवाली का महीना ना जनरली इट्स एन एडिशनल अर्निंग मंथ फॉर दोज हु आर वर्किंग एनीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशंस, एंड वी ऑलवेज स्पीक अबाउट अ टर्म कॉल्ड बोनस। यस, तो हम आज इस संवाद की शुरुआत इसी से करते हैं कि बोनस को लेके लोगों में क्या भ्रांतियां हैं। जैसे 8.33% दे दिया तो हो गया, या 20% बोनस चुका दिया तो मेरा काम हो गया, अभी मुझे उसके आगे डरने का ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कुछ बातें हैं बोनस से संबंधित, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हार्दिक जी, लेबर लॉज में ऐसा माना जाता है कि लेबर लॉज मिनिमम स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं और एम्प्लॉयर एम्प्लॉई चाहें तो उससे बेटर टर्म्स ले सकते हैं। लेकिन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पूरी लेबर लॉ फैमिली में अकेला ऐसा एक्ट है जो आपको जो लॉ में लिखा है उससे 1 रुपये भी ज़्यादा देने पे पनिशमेंट देता है। मतलब आप ज़्यादा नहीं दे सकते? नहीं देते, रेस्ट्रिक्टिव लॉ है ये। इसका पर्पज़ ये था जब ये लाया गया, और इसमें जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो ज़्यादातर अमेंडमेंट्स ऑर्डिनेंस के थ्रू हुए हैं, मतलब बहुत जल्दबाजी में हुए हैं। लेबर लॉ में फैमिली में जब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आया 1965 में, उस समय पश्चिमी बंगाल खास करके बोनस के इशू पे करीब करीब जल रहा था। सरकार ने ताबड़तोड़ एक बोनस कमीशन बनाया कि इसको कैसे रोका जाए। हो ये रहा था, एक कंपनी 40% बोनस दे रही है, दूसरी कंपनी बोनस नहीं दे पा रही है, तो जो नहीं दे पा रही है उसको समस्या हो रही थी, वो कंपनियां बंद हो जा रही थी, श्रमिक अशांति थी। तो सरकार ने बोनस कमीशन बनाया। बोनस कमीशन की रिपोर्ट 1965 में आई और उसको 3 महीने के अंदर ही थ्रू ऑर्डिनेंस सरकार ने लॉ बनाया। पार्लियामेंट के बाद में गए वो लॉ में उन्होंने सिर्फ अपर लिमिट डाली, 20% से ज़्यादा कोई बोनस नहीं देगा, ये रोक लगा दिया। तो ये जो बोनस मिनिमम प्रोवाइड करने के लिए नहीं आया था, ये बोनस लॉ आया था कि मैक्सिमम इसके ऊपर आप नहीं जाएंगे। फिर बोनस कमीशन ने बोनस कैलकुलेशन करने का एक फार्मूला दिया जी। तो एग्जैक्टली उस फार्मूले से ही बोनस कैलकुलेट होना है, और वो बोनस XYZ% आ सकता है, लेकिन 20% के ऊपर आप पेमेंट नहीं कर सकते। 1975-77 में जब इमरजेंसी लगी तो उस समय की प्राइम मिनिस्टर कुछ लोकप्रिय कदम उठाना चाह रही थी जी। उसमें उन्होंने वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर एक्ट ये लाई, और उसी वक्त उन्होंने पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में मिनिमम बोनस का कॉन्सेप्ट ऐड किया। ओके। और प्रोडक्टिविटी बोनस का कॉन्सेप्ट ऐड किया। तो हम 8.33 जो बोल रहे हैं वो अमेंडमेंट का, वो अमेंडमेंट था 73 इसके बाद आया, और वो जो अमेंडमेंट कहता है कि मिनिमम 8.33 आपको देना पड़ेगा जी। अक्सर बोनस के बारे में 3 गलतफहमियां लोगों में हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर रही हैं जी, वो भी समझती है कि 8.33 हमने पेमेंट कर दिया मतलब बोनस लॉ का कंप्लायंस कर दिया हमने। ओके, गलत है। बोनस लॉ का कंप्लायंस में ये तो मिनिमम है जी। अब इसमें दूसरी गलतफहमी है, बोनस किस पे देना है। ग्रॉस वेजेस पे कैलकुलेट करके उन्होंने दे दिया, तो उन्होंने वहाँ तो बोनस ज़्यादा दिया, वो भी गलत है। ओके। उसके बाद 8.33 उनका बोनस आता था, कैलकुलेट ही नहीं किया उन्होंने। कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है बोनस 20% आए, बोनस 19% आए, बोनस हो सकता है 25% आए। और बोनस का फार्मूला अंक गणित का फार्मूला है जी। आखिरी में आपको एग्जैक्ट अंक मिलेगा जी। तो जब अंक है तो फिर इट इज़ नॉट निगोशिएबल। ओके। यूनियंस भी ज़्यादा बोनस की डिमांड नहीं कर सकती, और एम्प्लॉयर भी कम बोनस नहीं दे सकते, उनको सेटलमेंट भी नहीं करना है बोनस का। ओके। जो बोनस एक्ट में प्रोवाइडेड है उतना ही बोनस गिन के देना चाहिए। तो अगर आपने
8.33 दिया है तो आपने कंप्लाइंस नहीं की है, और जब भी इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर या आपकी यूनियन इसको चैलेंज करेगी उस वक्त आपको डिफरेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा, और साथ में जो आपने वायलेशन किया है उसकी सज़ा के भागीदार हो गए हैं। ओहो। पहला इशू। दूसरा इशू है कि मैंने 20% दे दिया, इससे ज़्यादा बनता नहीं है बोनस एक्ट में, तो मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ। ये भी गलतफहमी है। 20% देने के बाद में भी आप अपनी जवाबदारी से मुक्त नहीं हुए हैं। अगर बोनस का कैलकुलेशन आपका 25% आ रहा है, 20% से ऊपर आ रहा है, तो जो पैसा सेट ऑन बचा हुआ है वो पैसा अगले साल के प्रॉफिट में आपको ऐड करना है। तो अगर आप 20% के बाद ये सेट ऑन और सेट ऑफ का कैलकुलेशन नहीं करेंगे जी, तो अगले साल लॉस की पोजीशन में भी एम्प्लॉई बोनस के हकदार है, और उनको बोनस चूँकि आप देंगे नहीं क्योंकि उस साल लॉस है, तो आपने फिर कानून तोड़ा है। तो इसलिए 20% देने के बाद भी आप उससे मुक्त नहीं हुए हैं। सही तरीका ये है कि अपनी बैलेंस शीट से, अगर आप बैंकिंग कंपनी है तो शेड्यूल 1, नॉन बैंकिंग है तो शेड्यूल 2 में बोनस का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करवाएं। उस ग्रॉस प्रॉफिट को एक फॉर्म ए प्रोवाइडेड है लॉ में, उसमें डाल के आप आपका अवेलेबल सरप्लस निकालें। इस अवेलेबल सरप्लस पे पिछले 3 साल के सेट ऑन और सेट ऑफ को एडजस्ट करें, और फिर जो अमाउंट मिलेगा और जो वेजेस एम्प्लॉइज़ ने पूरे साल में ड्रॉ किए हैं जी, उनका प्रोपोर्शनेट निकालें। वो रेशियो परसेंटेज है बोनस का। ओके। अगर वो रेशियो 8.33 से कम आ रहा है तो एम्प्लॉयर को 8.33 देना है, और जो कमी है उस कमी को सेट ऑफ की तरह फॉर्म बी के अंदर रिजर्व रखना है। अगर उल्टा हुआ है कि बोनस का रेशियो आपका ज़्यादा आ रहा है तो 20% ही देना है, बचे हुए अमाउंट को सेट ऑन करने के लिए आपको फॉर्म बी में रखना है, और फॉर्म बी में इसको 3 साल तक आप कैरी कर सकते हैं। 3 साल के बाद एम्प्लॉयर को या तो भुगतना पड़ेगा अगर वो सेट ऑफ है तो, और सेट ऑन है तो वो एम्प्लॉयर का बेनिफिट है। इसलिए 20% देने के बाद भी आप इससे जवाबदारी से मुक्त नहीं हुए हैं, तो शेड्यूल 1, 2 जो भी आपके ऊपर लागू है, फॉर्म ए, फॉर्म बी ज़रूर बनाएं, फॉर्म सी में पेमेंट करें, और साल में एक बार रिटर्न भेजना पड़ता है, फॉर्म डी, और इसका रिटर्न 31 दिसंबर तक चला जाता है। बाकी सब रिटर्न जनवरी में जाते हैं जी, ये रिटर्न पहले जाता है। तो ये बहुत सारांश में है बोनस के बारे में। पर अभी जो धारणा प्रचलित है वो है कि हर एम्प्लॉई चाहे जो उसकी सैलरी हो वो 13 महीने की सैलरी गिनता है, और मुझे 1 महीने की पूरी सैलरी चाहिए। तो ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स वो 1 महीने की सैलरी बोनस के नाम से पेमेंट करते हैं, वो गलत है। ओके। मेरा सुझाव है कि बोनस सही कैलकुलेट करें, उस 1 महीने की सैलरी में से जितना अमाउंट बोनस का बनता है वो अमाउंट बोनस के रूप में दें, बचे हुए अमाउंट को एक्सग्रेशिया के रूप में दें। इसमें एक और एक बड़ी विचित्र प्रैक्टिस प्रचलित है, वो अनलॉफुल तो नहीं है बट फेयर भी नहीं है, और अगर उसमें प्रिकॉशन नहीं रखे गए तो एम्प्लॉयर्स को वो मुसीबत में डाल भी सकती है। वो है हर महीने की सैलरी के साथ में बोनस दे देने की। ओके। कई कॉन्ट्रैक्टर्स अक्सर ऐसा करते हैं जी, कंपनीज भी कई बार ऐसा करती हैं, और वर्कर भी कई बार ऐसा चाहते हैं कि हम उसमें बोनस बटेगा, हम आएंगे नहीं आएंगे, हमको तो इस महीने का बोनस अभी दे दो। वो गलत है, इसलिए कि बोनस अभी भी मूल रूप में प्रॉफिट शेयरिंग है। प्रॉफिट शेयरिंग तब होगा जब साल का अंत होगा, जब साल खत्म ही होता आप कैसे देंगे। लेकिन लॉ में एक प्रोविजन है कि इंटरिम बोनस आप बोनस ड्यू होने के पहले भी दे सकते हैं। तो मेरा सजेशन ऐसे एम्प्लॉयर्स को है कि वो जो अमाउंट बोनस का दे रहे हैं उसको इंटरिम बोनस का नाम दें, और जब फॉर्म सी में फाइनल बोनस का पेमेंट करें तो जितना दे चुके हैं उसको जितना उनका बनता है उसके साथ एडजस्ट करें, और बचा हुआ अमाउंट तब दें। लेकिन ये जो इंटरिम बोनस में अमाउंट उतना ही दिखाएं, और जितना कि वो बोनस की जो मैक्सिमम लिमिट है उसके ऊपर नहीं जाए, उसके ऊपर नहीं जाए। तो काफ़ी थॉटफुल है। 8.33 होना चाहिए या 20% होना चाहिए, 20% दे दिया तो मेरा काम बन गया।
और ये सवाल का जो जवाब है, इससे एचआर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए काम का है, साथ साथ फाइनेंस के लोगों के लिए जो इस पूरी पेमेंट प्रोसेस का एक हिस्सा है, उनके लिए भी ये जानना उतना ही ज़रूरी है कि किस तरह से पूरी प्रक्रिया इंडस्ट्रीज़ में होती है, किस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है, सेट ऑन सेट ऑफ और फॉर्म नंबर्स भी सब ने हमको बताए। तो ये एचआर के साथ साथ फाइनेंस वालों के लिए भी एक अच्छा इनपुट है। जब आप बोनस कैलकुलेट कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं तो आप आपके एम्प्लॉयर के साथ इस विषय पे चर्चा अवश्य कर सकते हैं, अगर आपको उसमें कुछ किसी भी प्रकार का संदेह लगता है इस बातचीत को जानने और सुनने के बाद में। थैंक यू वेरी मच सर ऑन दिस इनसाइट, बिकॉज एज यू सेड देर आर प्रैक्टिसेस, लोग उसको ऐसे ही फॉलो करते हैं, बोनस मिलना ही चाहिए या इतना ही मिलना चाहिए, एक सैलरी मिलना ही चाहिए। सो वेरी थॉटफुल इनपुट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो सर अभी जब पैसों की बात चली रही है तो इसी से जुड़ा एक और एरिया है पेमेंट ऑफ ओवर टाइम, तो थोड़ा उसके ऊपर बात करते हैं। ओवर टाइम पेमेंट ग्रॉस पे होना चाहिए, बेसिक पे होना चाहिए, डबल मिलना ही चाहिए, सिंगल मिलेगा तो चलेगा, तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम जनरली इंडस्ट्रीज में बात करते हैं और सुनते हैं। तो इसके विषय में क्या सही है, क्या होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, उसके ऊपर अगर आप थोड़ा हमारे ऑडियंस को और जो भी एचआर में काम कर रहे हैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले इस बात से। जी हाँ, ओवर टाइम के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोण से इसको देखा है, लेकिन लॉ सबके लिए एक है और हमको लॉ पर ही भरोसा रखना चाहिए। लॉ को पढ़ के उसके हिसाब से ही ओवर टाइम पे काम करना चाहिए। आपको ताजुब होगा, हमारी जो फैक्ट्रीज हैं इनमें बाय डिफ़ॉल्ट ओवर टाइम परमिसेबल नहीं है, ज़ीरो ओवर टाइम है, नॉट इवन 50 घंटे और 75 घंटे की जो भ्रांति फैली हुई है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फैक्ट्रीज एक्ट की एक धारा है 64 जी। ये कहती है कि ओवर टाइम सिर्फ वहीं पे होगा जहां स्टेट गवर्नमेंट ने उन प्रोसेस को वर्किंग आवर्स के प्रोविजन से एग्जम्प्ट किया है और उसमें उन्होंने ABCD 4 आउटर लिमिट डाली है। इतने घंटे का ओवर टाइम होगा पर डे, इतना वीक का होगा, इतना क्वार्टर का होगा। राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ रूल्स में लिखा हुआ है, जो असाइनमेंट्स स्पेसिफाइड है, उन असाइनमेंट के अलावा किसी पे ओवर टाइम आप नहीं करवा सकते। ये सेक्शन 64 का कहना है। इसके बाद सेक्शन 65 है जो ये कहता है कि जो 64 में कवर नहीं है वो सब 65 में कवर हो जाएगा। मतलब ओवर टाइम बाकी पे भी करा सकते हैं। ओके। दोनों को मिला के बोलेंगे तो आप बोलेंगे हर काम पे होगा, हर काम पे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 65 में जो ओवर टाइम करवाएंगे उसके लिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर की एडवांस अप्रूवल चाहिए। ओके। पहले वाले के लिए अप्रूवल नहीं चाहिए, पहले वाला ऑलरेडी लिखा हुआ है। करेक्ट। तो समझिए उसके लिए स्टैंडिंग परमिशन है और 65 के लिए स्पेसिफिक परमिशन लेना पड़ेगी। तो स्टैंडिंग परमिशन और स्पेसिफिक परमिशन, इन दोनों के अलावा ओवर टाइम नहीं हो सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ओवर टाइम का कंपनसेशन किस रेट पे दिया जाए, इसको लेके लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग केवल बेसिक पे देते हैं, कुछ लोग अलाउंसेस जोड़ के देते हैं, कुछ लोग अपना कोई नया कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं, कुछ लोग सिंगल देते हैं, कुछ लोग डबल देते हैं। ओवर टाइम कंपनसेशन का फार्मूला फैक्ट्रीज एक्ट में है और मिनिमम वेजेस एक्ट में है, दो कानून में है। ओके। दोनों में एक जैसी लैंग्वेज है। ओवर टाइम शैल बी पेड एट द डबल ऑफ द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। ओके। So does it mean minimum wages? No. Ordinary rate of wages has been again defined. Okay. Ordinary rate of wages means basic wage and such allowances. So here focus is on such. Had the intention of a lawmaker to pay overtime on all allowances, they would not have used the word such. They would have simply written
basic wage and allowances. Then all allowances would have been covered. Right. But it was very thoughtful addition of words such. When we go to the principles of interpretation of law, there is a principle which interprets the general words, generic words like such, like, example, etc. This principle says whenever you are using a generic word, it should be interpreted in the context of preceding words or succeeding words. Okay. So whatever the characters are there in the preceding or succeeding words, that is the scope of words such. Here the preceding word is basic. So all allowances which are like basic Okay. should only be covered. So which is regular and which are paid regularly but are allowances. No, sir. It is such allowances. If we see over the wage components, we pay two parts to our employee or workers. Right. One is for the labor which he has sold to us. Okay. And second, we provide certain perquisites. The basic wage is the price of the labor. Okay. And rest things are their compensation for the perquisites. Like HRA is the compensation for the house which I could not provide. Okay. You take the house, I will give you some assistance. Conveyance, I cannot give you the company vehicle. You manage your own manage vehicle. yourself, we'll assist you. Yeah. Education allowance, I cannot provide you schools. You send your children to schools and get some reimbursement or get some allowance from me. Right. So these are the not for the purpose of labor. Okay. And therefore Parliament consciously used the word such. Had they not used the word such, then persons who are getting the HRA would have got the overtime on HRA, but persons or workers who got the company accommodation for working extra hours, company will not provide the two accommodations. So that is the way they restricted the scope of the overtime ordinary rate of wages. Okay. So if you find the HRA, education, conveyance, medical, if for any specific purpose allowance that indicates there is a allowance to meet the perquisites. Okay. But whenever you find the basic wage, special allowance, personal pay, personal allowance, these are the generic allowances. Generic allowances. And not specified against any perquisites. Okay. So therefore they are the price of the labor. And they come only in the scope of the Calculation. ordinary rate of wages. Okay. What I am saying, this is what Supreme Court has said in the case of the Port Trust Bombay, that HRA will not be counted, allowances like HRA will not be counted for the purpose of ordinary rate of wages. Now some people say you pay the overtime at the double of the minimum wage, that will suffice. No, sir. Factories Act has no mention of the minimum wage. Minimum wage Act does not have mention of the Factories Act. Both are independent law. Anybody who is working in the factory, he may be drawing wages much higher than the minimum wage. Right. So his entitlement will depend upon his real earnings, not on the minimum, restricted to minimum wage. wages. And person with minimum wages does not mean that minimum wage, entire minimum wage is paid for the price of labor. When minimum wages are fixed, three components are taken. One is the calorie requirement, Calorie requirement. 2,700 calorie per adult worker Okay. per day. Okay. 100 square feet space accommodation for the family of 2+2, Okay. and 72 yard cloth Okay. per year for the family of 2+2. Right. Cost of that is worked out and then minimum wage is fixed. Okay. So minimum wages includes the HRA, minimum wages includes the price for the clothing. Okay. Then Supreme Court said in 1971, it is very old formula, you add another 25% on account of the entertainment, medicines, etc. Okay. In 91, another 25% was added. So these are very calculative. So now this minimum wages include the cost of the house, cost of the cloth, cost of the medicine, cost of the entertainment, cost of the education of the children, and which are not the components to be taken for calculation of overtime. Okay. So whole minimum wage you cannot take. I see.
Now question will again come that what should be basic? There is no formula, sir. Our Article 14 and 19 of our Constitution gives me freedom of my business and occupation. Okay. Government cannot intervene except to the reasonable level. So what price I will get for my labor, that I will and my employer will decide. As an employer, what price I will pay to the labor, that I will only decide. Government cannot interfere. Government can bring me only the minimum level. So through minimum wages, they have brought the minimum level. Okay. If we bring it to the overtime calculations, then you find minimum wages has no relationship with the overtime. But for the sake of simplicity, we are using minimum wage as a basic wage level, and then all the calculation based on No, your sir. earning. Minimum wage, purpose of minimum wages act is only to ensure that this much minimum amount should go to the family doing in particular work. It is not that calculation has to be done. This is what the myth, Okay. that minimum wages has got any role to play in calculation of overtime. Under the minimum wage act, again there is a provision of overtime, but that provision is again vast, and that is totally dealing with the concept of minimum wages itself. In the minimum wage act itself, there is a provision for the overtime, but that provision has nothing to do with the minimum wages fixed by the government. Okay. That works on the same language which has been used in the Factories Act. That is the ordinary rate of wages. Okay. There also explanation has been given what is the meaning of ordinary rate of wages. तो सच में सच जैसे वर्ड का आज सही में मायना मालूम पड़ा हमको कि सच सच में क्या है, एंड द यूज ऑफ ऑल intermediary words in any act, any rule, have a very specific and distinct interpretation, as sir has said, and calculation of overtime and the minimum wage and various criteria and various ingredients of your earnings have been very well explained by sir. Thank you sir, thank you so much. On some details, these are very minute details, और सच में सच को जाना हमने अभी आपसे बात करते करते.